नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 की अध्याय 4 आदिवासी, दिकू और एक स्वर्णयुग की कल्पना। इसी के अंदर आज पूरा का पूरा हमारा चैप्टर चलेगा और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, और स्पेशली जो बीपीएससी मेंस है उसमें एक पेपर जो आपका रहता है उसमें जनजातीय आंदोलन, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए तो पूरे के पूरे एनसीईआरटी की जितनी सीरीज, जितनी चैप्टर चल रही है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूं कि जब भी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि क्या क्या क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, उसके बाद पढ़ने में एक अलग मजा आता है। चलिए आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। फिर से याद करना है, रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है। पहला जो है आप देख लीजिए, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, उसके बाद आगे फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, सही और गलत बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते थे और बीज रोपते थे, सही है या फिर गलत है, हमें आप बताइएगा। वैसे ही ये सारे के सारे क्वेश्चन वही है। अब आइए विचार करते हैं। विचार करने में कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको लिखना होगा। पहला क्वेश्चन जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी, ये आपको बताना है। और चौथा क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियों की ताकत में क्या बदलाव है, ये बताना। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 50 शब्दों में आपको लिख के देना। हाँ, कई बार कोई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप 100 शब्द लिख देते हैं ना, तो 100 शब्द नहीं पुर पाता तो कोई बात नहीं, 70 पुरता है, 80 पुरता है, आप उतना भी लिख के भेजिए तो सही। ये तो कम से कम एक बार कोशिश तो कीजिए, तभी तो एक वक्त आएगा जब 400-500 शब्द हम आपको लिखाने लगेंगे और आपका आना शुरू हो जाएगा। एक बार स्टार्टिंग तो कीजिए, बहानेबाजी से बाहर निकलिए। और हाँ, सारे लोग को कहता हूं कभी भी बस फोटो खींच के मुझे मत सेंड कीजिए, तब मैं चेक नहीं करूंगा। हमें एनी हाउ एनी कंडीशन में आपको ब्लैंक पेपर पे लिखना होगा और पीडीएफ बना के मुझे सेंड करना होगा, तभी मैं चेक करूंगा, वरना आप देते रहिए, हम उसको हटाते रहेंगे बस। क्योंकि आप जब जिस दिन मेंस लिखने की जरूरत पड़ेगी वहां पे ब्लैंक पेपर होगा, लाइन वाली पेपर नहीं होगी। लाइन वाली पेपर में अगर किसी की हैंडराइटिंग खराब भी रहती है तब भी वो अच्छा कर लेता है, लेकिन ब्लैंक पेपर में किसी की हैंडराइटिंग अच्छी भी रहती है तो खराब होना शुरू हो जाता है, इसलिए आदत डालना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिकुओं की आदिवासियों से गुस्से का क्या कारण था, इसको जो है 100 शब्दों में लिखना होगा। छठा नंबर क्वेश्चन, विरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था और आपकी राय में यह कल्पना लोगों को जो इतनी आकर्षण क्यों लग रही थी, इसके बारे में आपको 100 शब्दों में लिखना होगा कि बिरसा का जो कल्पना था कि स्वर्ण युग किस तरीके का, ये बताना और आप अपने राय से, आप अपने हिसाब से बताइए, और यह कल्पना क्यों लोगों को इतनी आकर्षक लग रही थी, बताइए। और एक जो है 7वां नंबर क्वेश्चन, अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोह के नायकों के नाम पता करें और इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। अब माता पिता से तो आप पूछ नहीं सकते हैं, तो बेहतर है गूगल बाबा से पूछिए और खुद से लिख के मुझे दिखाइए। चलिए, क्वेश्चन तो आपने देख लिया, अब इसकी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार बोलते हैं आपको कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है ऑटोमेटिक आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके हेडिंग को। आदिवासी समझ में आ रहा होगा, दिकू यानी कि गैर आदिवासी लोग, और एक स्वर्णयुग की कल्पना करना, इसी के बारे में बताना है और आपको समझाना है। तो आइए शुरू करते हैं। 1895 में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छा से दिखे, क्योंकि आप लोग की शिकायत रहती है कि प्लीज इतना छोटा दिखता कि सर समझ नहीं पाते हैं। चलिए, अब आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। 1895 में बिरसा नाम का एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जिलों और गांव में घूमते हुए देखा गया। कब? तो 1895 की कहानी हो रही। आप एक मतलब फील कीजिए,
एनसीईआरटी पढ़ने का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप जो है उस जगह पे अपने आप को रख लीजिए, बस फील कीजिए, आप हो या ना हो, आप 21वीं सदी में हैं, ये सच है। लेकिन अगर आपको सीखना है, समझना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, तो आपको फील करना होगा। मान लीजिए आप छोटा नागपुर में चले गए, झारखंड में 1895 का वक्त है, आप देख रहे हैं कि बिरसा नाम का एक आदमी जो है गांव में घूमता हुआ देखा गया है। लोग कहते थे कि उसके पास जो है चमत्कारी शक्तियां हैं, वो सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद को ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए और उनके दिकुओं, यानी कि जो बाहरी लोग होते थे, जो गैर आदिवासी होते थे, उसी को कहते थे दिकुओं की गुलामी से आजाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि उनकी समस्याओं का दूर करने यही आया है, यानी कि बिरसा आया है। अगर इसको और डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करें तो कहने का मतलब क्या है, आज भी अगर गांव में चले जाइए, तो कोई साधु महात्मा ऐसा भेष बनाए हुए रहते हैं कि आपको देख के बता देंगे कि आपके घर में ये हुआ है, आपकी समस्या ये है, आगे आने वाली समस्या ये है। तो आप क्या समझिएगा, आप उसको भगवान मान लीजिएगा, क्योंकि आपका जो बीत चुका है वक्त, जो अतीत में चला गया, अगर उसकी कल्पना करके कोई बता रहा, क्योंकि वो बीता हुआ है, तब आप समझ लीजिएगा भगवान। भविष्य का अगर कोई बताए तो थोड़ा सा ढोंग समझ सकते हैं। सेम कंडीशन यहां भी है। ये क्या कर रहा, सारे जो है चमत्कारी शक्तियां, लोग इसे मान लिए हैं कि ये जो है पल में किसी भी बीमारियों को दूर कर सकता है। छोटी सी अनाज की ढेर है, अनाज की ढेर का मतलब समझिए, खेत में जब कटाई होती तो अनाज को एक जगह रखा जाता है, तो मान लीजिए कि 5 केजी अनाज रखा गया है, तो अगर वो देख ले, अगर हाथ को टच कर दे तो 5 केजी की जगह पे 500 किलो वहां पे अनाज हो सकता है, ये सोचा जाता था। उसके साथ साथ में बिरसा ने खुद को यह ऐलान कर दिया था सबके सामने कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए, यानी आप सारे आदिवासियों की रक्षा के लिए, और दिकू जो बाहर से लोग आए हुए हैं, कौन, तो अंग्रेज हैं, महाजन हैं, सुदखोर हैं, ये सारे के सारे जो हैं लोग हैं, इनसे जो है छुटकारा पाने के लिए ही भगवान ने हमें आपके लिए भेजा है, इन लोगों से आजाद कराने के लिए। कुछ समय के भीतर क्या होता कि हजारों लोग देखते देखते जो है बिरसा के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और उसे ही अपना भगवान भी मान लेते हैं, और उनकी ये समस्या को जो है दूर करने के लिए आया, ऐसा कथन वो अपने आप को बताते थे कि मैं आप लोगों की समस्या को दूर करने के लिए ही यहां पे आया हूं। क्लियर हो रहा पूरी तरीके से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आपको मेंस में भी पढ़ना, अगर यहां अच्छे से पढ़ लिए तो फिर बच्चों का खेल है मेंस। सच बता रहा हूं, मैं कोई हवा में तीर नहीं फेंकता हूं, मैं सच बताता हूं, लेकिन तब जब इसकी हर बात को अपने दिल के अंदर ले जाइएगा तब। और कंटिन्यूटी, अगर 1 घंटे का ये वीडियो है तो आपको 1 घंटे बैठ के पूरे देखना होगा, तभी ये काम करेगा। ये नहीं कि बीच में बैठ के कोई और काम में लगे तो फिर गलत है। चलिए आगे आते हैं। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो कि छोटा नागपुर में रहता था। एकदम ध्यान से सुनते जाना। सिर्फ बिरसा के समर्थक में इलाके के दूसरे आदिवासी जो संथाल और उराव थे। बिरसा के समर्थक में जो दूसरे इलाके में आदिवासी रहते थे, जैसे संथाल हुआ या उराव हुआ, ये सारे के सारे लोग शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेजी शासन के कारण जो पैदा हो रही समस्या थे उससे बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म जो है भिन्न, जो छिन्न भिन्न, मतलब क्या, एक दूसरे से अलग हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, समाप्त हो रहा था। कहने का मतलब ये कि मुंडा का जन्म जो है, बिरसा का जन्म जो है मुंडा परिवार में हुआ था। और मुंडा जो था उस टाइम में एक जनजातीय समूह था, एक जनजाति का नाम था जो मुंडा था, उसी में बिरसा का जन्म हुआ था, जो कि छोटा नागपुर में रहता था। ध्यान से सुनते जाइएगा। और उसी टाइम में दूसरे इलाके में संथाल और उराव नाम के 2 जो है जनजातीय समूह रहते थे। वो भी किसके साथ में हो गए थे? बिरसा के साथ में हो गए थे। ये अपने आसपास में जिस तरीके से बदलाव हो रहे थे और ये देख रहे थे, और तथा अंग्रेजों के जो शासन के कारण समस्याएं पैदा हो रही थी दिन प्रतिदिन, उससे ये पूरी तरीके से परिचित थे। और इनको ऐसा एहसास हो गया था कि अगर इसी तरीके से अंग्रेजों का शासन चलता रहा, बढ़ता रहा, तो वो वक्त दूर नहीं है जब हमारे आजीविका में खतरा आ जाएगी, जब हमारा धर्म छिन्न भिन्न हो जाएगा, जब हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो फिर इन लोगों ने क्या किया? बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अगर क्वेश्चन है कि बिरसा कौन सी ऐसी समस्या थी जिसको हल करना चाहता था,
इनका सीधा सा एक ही समस्या था कि दीकुओं को बाहर का रास्ता दिखाना था, अपने समाज से, अपने क्षेत्र से, अपने गांव से। और दीकू कौन थे? तो गैर आदिवासी। गैर आदिवासी में क्या कौन थे उस टाइम में? एकदम ध्यान से पकड़िएगा, यहां नहीं है लेकिन आपको डिटेल से बताता हूं, क्योंकि यही चीज हम मेंस में भी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को अपनी संस्था में, सीओ सक्सेस में। यहां पे क्या है, दीकू का मतलब क्या है? जो भी अंग्रेज आए, जो भी महाजन आए, जो भी सुदखोर आए, जो भी जमींदार आए, ये सारे के सारे कौन थे? गैर दीकू थे, दीकू थे, ध्यान रखिएगा, ये सब दीकू थे। इन लोगों को क्या करना है? बाहर का रास्ता दिखाना है। अब इनको हटाने की पूरे तरीके से कोशिश चल रही थी बिरसा की, जिन्हें दीकू कहा जाता था। वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके में लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? ये सब क्वेश्चन को समझिए, पकड़िएगा। अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ में क्या हो रहा था? आदिवासी के जीवन किस तरीके से बदल रहा था? इस अध्याय में इन सब सवालों पे हम विचार करेंगे, जो कि करीब करीब 70% सवालों का जवाब हमने आपको दे दिया है। क्लियर हो रहा है? लेकिन आगे भी देते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो दिल से पढ़ेंगे और दिल से हम पढ़ाएंगे भी आपको। चलिए, पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्म ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से पूरी तरीके से क्या था? अलग था। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब से बंधनों से बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि आदिवासियों के बीच में कोई आर्थिक या फिर सामाजिक फर्क नहीं था। कहने का मतलब, अगर पिछले साल आपको बताई थी, यानी कि 7th क्लास में आपको बताई थी, याद हो रहा होगा कि जिस तरीके से, अगर थोड़ा सा वैदिक में जाके क्लियर करूं, जिस तरीके से वैदिक में 4 वर्णों में बंट गया था। जब 4 वर्णों में बंट गया तो सबको बांटने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मणवादी भी हर तरीके से कर रहे थे। अब यहां पे थोड़ा सा और डिटेल से आके बताते, तो जो इन आदिवासियों के पास आए तो ये इनकी जो रस्म जो थी, जो ये बंधन थे समाज के, ये ब्राह्मणों पे रीति रिवाज पे निर्धारित नहीं था, इनका अपना था। ये अपने तरीके से करते थे। समाज की बंटवारा, समाज की आर्थिक भेद या सामाजिक भेद अपने तरीके से। ऐसा नहीं था कि इनके आर्थिक या सामाजिक फर्क नहीं था फर्क, लेकिन इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से ब्राह्मणवादों में था। चाहे वो वैश्य ले लीजिए, चाहे आप एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ी सी गले में खराश की वजह से हुआ, लेकिन खैर चलिए आते। इनका जो समाज था पूरे तरीके से ब्राह्मणों के रीति रिवाज से पूरी तरीके से अलग था, जहां ब्राह्मण क्या है, अपने तरीके से वर्णों को बांट के समाज में जिस तरीके से अच्छे कहें या बुरा कहें, जो भी तरीके से कहें, अपने रीति रिवाज के अनुसार से चलते थे। इनमें आपको देखते होंगे, आपको पहले भी बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र 4 भागों में ये बटा हुआ था वर्ण था। लेकिन जो आदिवासी थे, इनका इन सबसे कोई मतलब था नहीं था, ना ब्राह्मण से, न क्षत्रिय से, न वैश्य से, न शूद्र से। इनका अपना था। ये अपने तरीके से क्या करते थे? अपना काम करते थे। हां, इनमें कुछ दूरियां थी, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक, लेकिन अपने में थी, हल्की फुल्की थी। इतना नहीं था जितना ब्राह्मणवादी में थी। चलिए अब आते हैं आगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जनजातीय समूह किस तरीके से जीते थे, इसको थोड़ा सा समझते हैं और आज क्लियर करते हैं। 19वीं सदी तक, अब जैसे 19वीं सदी का मतलब हो गया, यानी कि 1800 से लेके क्या हुआ, 1899। ये बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि कुछ लोग नए नए जुड़ते जाते हैं, तो हो सकता है उनको कंफ्यूजन हो जाए कि 19वीं सदी का मतलब क्या हुआ। जैसे अभी 21वीं सदी है, तो 21वीं सदी का मतलब क्या लिखते हैं हम, यानी कि 2000 से लेकर 2099 तक, इसको कहते हैं 21वीं सदी। बोला जाता है 100 साल आगे और लिखा जाता है 100 साल पीछे। चलिए अब हैं अपनी बातों पे। आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। अलग अलग आदिवासी 19वीं सदी में अगर चले जाए, 1800 से लेकर 1800, उस टाइम में अलग अलग आदिवासी अलग अलग तरीके से अलग अलग कामों में बिजी थे। अब आते, कुछ झूम खेती करते थे, कुछ झूम खेती। अब यहीं पे क्लियर करते झूम खेती है क्या, और इसका डिटेल अगर जानना चाहेंगे तो जब ज्योग्राफी हम आपको पढ़ाएंगे तब आप क्लियर कर देंगे कि झूम खेती क्या है। इनमें से कुछ समुदाय जो थे वो झूम खेती करते थे। झूम खेती जो होती थी वो घुमंतू खेती को कहा जाता था। घुमंतू खेती का मतलब समझ में आ रहा? आज जो है, मान लीजिए चंपारण में पहुंच गए तो चंपारण में खेती कर लिए, कल बलिया में पहुंच गए तो बलिया में खेती कर दिए, परसों पंजाब में पहुंच गए तो पंजाब में खेती कर दिए, उसके आगे वाला दिन अगर राजस्थान पहुंच गए तो राजस्थान में खेती कर दी। तो इसी को कहते थे घुमंतू खेती या फिर झूम खेती कर सकते हैं। इस तरह की खेती अधिकांशतः क्या होता था, जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। जो जंगल होते उसमें
छोटे छोटे जो पार्ट होते थे, जमीन होते थे, वहीं पे की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सा क्या करते थे, काट देते थे और जमीन पे उगी हुई घास फूस को क्या करते थे, जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद ये घास फूस को जलाने पर पैदा हुई राख को जो है खाली जमीन पर छिड़क देते थे और इस राख से जो है पोटास होती थी और जिससे मिट्टी क्या होती थी, उपजाऊ हो जाती थी। कहने का मतलब ये कि ये लोग क्या करते थे, जब खेती करते थे तो क्या होता था, उस समय इतनी जंगल होती थी। आज तो खैर नामो निशान खत्म हो चुकी है जंगलों की, क्योंकि इंसान इतना पैदा हो चुका है कि जंगल का धीरे धीरे वो वक्त दूर नहीं है जब हम 40-50 साल के बाद देखेंगे तो फिर पेड़ पौधा देखना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन खैर जो भी हो, लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूं कि इस तरीके से जंगल भरा हुआ था तो क्या करते थे, ऊपर का टहनी जो होती थी पूरी तरीके से काट देते थे। इसलिए काटते थे ताकि धूप जो है नीचे आ सके। जब तक धूप नहीं लगेगी तब तक क्या होगा, पेड़ों में फल नहीं लगेंगे। अब जो कटे हुए पेड़ होते थे उसको क्या करते थे, ये लोग जला देते थे, क्योंकि उसको हटाते कहां थे, जब वो जलता था तो राख बनता था। उस राख को क्या करते थे, जमीन पे छींट देते थे और वो जो राख होता था वो पोटास का काम करता था। जमीन पे छींटते थे तो जमीन जो होती थी वो उपजाऊ हो जाती थी और आज भी यही कहानी है, आज भी उपजाऊ होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो राख होता है उसमें क्या, कौन से प्रोटीन, मतलब उसमें कौन सा मटेरियल पाया जाता है, तो याद रखिएगा उस पे जो होता है वो पोटास पाया जाता है। याद रखना है हमेशा। अब आगे की कहानी, वे क्या करते थे, कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन के ऊपरी सतह को क्या करते थे, खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे कटाकर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे और जहां उन्होंने अभी फसल काटी थी वो कई साल तक पड़ी रहती थी। कहने का मतलब क्या होता था, ये पेड़ काटने के लिए क्या काम करते थे, कुल्हाड़ी का करते थे और जमीन को खोदने के लिए जो काम करते थे वो किसका करते थे, कुदालों का करते थे। कुदाल क्या होता था, जमीन को काटता था। अब यहां पे क्या होता था, बीज रोपने के लिए, ध्यान रखिएगा, जोतने के लिए बीज रोपने के बजाय इन्हें क्या करते थे, खेतों में बिखेर देते थे। अनाज लिए, अन्न लिए और खेतों में बिखेर देते थे। उसके बाद जब तक फसल तैयार होती थी वहां से काट के फिर दूसरी जगह ये लोग चले जाते थे। कई कई साल तक जो है वो जमीन पड़ी रहती थी। क्लियर हो रहा है? अब ये सारी की सारी कहानी झूम खेती की थी, या कहें तो घुमंतु खेती भी कर सकते हैं। घुमंतु किसान मुख्यतः रूप से जो है पूर्वोत्तर और मध्य भारत एवं पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। अब थोड़ा सा मैप देखते हैं। ये मैप मान लीजिए इंडिया का है, पूर्वोत्तर वाला भाग, पूर्वोत्तर कहां का लाएगा, इस वाला इलाका। क्लियर हो रहा ना, ये पूर्वोत्तर हुआ, ये क्या हुआ, पश्चिम हुआ, ये क्या हुआ, उत्तर हुआ और ये क्या हुआ, दक्षिण हुआ। क्योंकि मैप थोड़ा सा दिमाग में रहे तो मजा आ जाता। ये पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, और ये मिडिल यानी कि मध्य वाला भाग, इस जगह क्षेत्र पे जो है घुमंतु किसान रहा करते थे, जो पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासियों समुदायों की जिंदगी जो होती है जंगलों में बेरटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित होती थी। वे केवल इस तरीके के घुमंतु खेती कर सकते थे। कहने का मतलब ये बेरोटोक थे, इन्हें कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। ये अपनी जिंदगी के मालिक, अपने क्रियाकलाप के मालिक खुद थे। इन पे किसी का कोई जोर नहीं चलता था। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा आगे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कौन थे कुछ शिकारी संग्राहक? बहुत सारे इलाके में आदिवासी समूह जो है पशुओं का क्या करते थे, शिकार। अब तो खेती अभी पहले बताए थे, झूम खेती कहें या घुमंतु खेती कहें, अभी समझा दिए। अब कुछ जो होते थे शिकारी होते थे और संग्राहक होते थे। शिकारी का मतलब क्या हुआ कि शिकार करना, और संग्राहक का मतलब क्या हुआ, अनाज को क्या करना, इकट्ठा करके जमा करना। क्लियर हो रहा है? ये हम लोग स्टार्टिंग 6 क्लास में ही पढ़ चुके थे। क्लियर है? पशुओं का शिकार करना और जो है वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों में अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय, अब देखिए कभी पूछेगा कि खोंड समुदाय कहां पे रहते थे तो आप फटाक से बता दीजिएगा उड़ीसा। और ये पूछा जाएगा आपको किस में, यूपीएससी और पीसीएस में पूछा जाएगा। और पूछा क्वेश्चन कहां से निकल रहा, तो 8th क्लास के एनसीईआरटी से निकल रहा। कई बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, आप जाके देख लीजिए। इसलिए इसी तरीके से पढ़िए कि गलत होने की संभावना बिल्कुल भी 0 हो जाए। यानी कि अनसक्सेस के सारे दरवाजे बंद कर दीजिए। अगर पढ़ना तो ऐसे पढ़िए, तमाशा बनाने के लिए या तमाशा बनने के लिए कभी मत पढ़ाई कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पढ़िए इसी शर्त पे कि सिलेक्शन होने का चांस इस दुनिया में आपसे ज्यादा किसी के पास ना हो सके, तब फिर मजा है, वरना टाइम पास है।
अब क्या होता था, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले जो खोंड समुदाय होते थे, इस तरह के समुदाय था। इस समुदाय के लोग जो होता थे वो टोलियां बनाकर शिकार पर निकल जाते थे। टोली बना लेते, टोलियां का मतलब समझे, एक साथ 6 7 10 12 15 या जितने भी लोग होते एक साथ मिल जाते थे और एक साथ शिकार पर निकलते थे। और जो हाथ लगता था उसे आपस में क्या करते थे, बांट लेते थे। वे जंगलों में मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ, ध्यान रखिएगा, साल और महुआ के बीजों का तेल जो होता था वो इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वो बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों में इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजार में ले जाके बेच देते थे। और जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों तथा कपड़ों के चमड़ा जो होते थे, एक सेकेंड, चमड़ों की रंगाई के लिए जो है कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी। और वो जो है वो कौन देते थे, तो खोंड समुदाय के लोग से ही कहते थे। इनकी जो जरूरत होती थी यही लोग जो है लाकर देते। अब एक बार थोड़ा सा डिटेल से इसको समझ लेते थे। ये लोग जब शिकार पे जाते थे तो टोलियां बना के जाते थे। इनसे क्या होता था, इनका डर भी भय खत्म हो जाता था और एक साथ इकट्ठा रह के जो है ज्यादा से ज्यादा पावर का यूज करते थे। और जो भी ये क्या करते थे, पाते थे, उनमें सारे लोग एक दूसरे पे बांट लेते थे। एक, जंगलों में जो भी फल या जड़ें ये खाते थे, वो जो भी जंगल में फल या जड़ खाते थे, खाना पकाने के लिए ये क्या करते थे, साल और महुआ। साल जो होता है वो एक पेड़ होता है जो जिसकी लकड़ी जो होता है सबसे कीमती और सबसे मजबूती होती है। अगर उसकी लकड़ी अगर आपको मिल जाए और कोई फर्नीचर आप बना लिए तो कम से कम उसकी गारंटी होती है 100 साल तक कुछ नहीं होगी। आप चले जाइए लेकिन आपकी औलाद उसका यूज करेगा, इतनी बड़ी होती थी। और महुआ भी उतना ही कीमती होता। तो इसी के क्या करते थे, इसी के बीज का तेल से इस्तेमाल करते थे। और कई जड़ी बूटियां होती थी जिसका इस्तेमाल वो लोग करते थे अपने बीमारियों को दूर करने के लिए। और बाजार में भी तरह तरह की चीजें जो है ये बेचा करते थे ताकि अर्थ उपार्जन हो सके। आज भी वही कहानी है। आज को भी देखिए, जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बस फील कीजिए, क्या आज है, क्या आज है। अपनी जिंदगी से पूछिए कि आज ये है परिवेश। 1895 तो पढ़ जरूर रही हूं लेकिन बैठी हूं 21वीं सदी में, क्या आज है वो परिवेश। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, फिर पढ़ने का जो मजा आएगा ना, दिल खुश हो जाएगा। लगेगा कि अरे पढ़ाई तो बड़ा मजा आया। अब नेक्स्ट चैप्टर सुजीत सर कब लाओगे, जल्दी बता दो। ये तब पता चलेगा जब आप फील कीजिएगा। यही है एनसीईआरटी और यही है इतिहास। इतिहास को फील कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बच्चों का खेल लगेगा। और इतिहास को अगर सोचिएगा रटने के लिए तो फिर ये जो है सारे सब्जेक्ट का बाबा बन जाएगा। आपके ऊपर इस तरीके से गिरेगा जिस तरीके से किसी इंसान के ऊपर बिजली कड़कती है। बस इतना ही सफिशिएंट है बताना आपको। अब क्या होते थे, जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगर को कपड़े या फिर चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश की जरूरत होती, कपड़े की रंगाई या फिर चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश की जरूरत होती थी, कि फूलों की जरूरत होती थी। इसकी जो कुसुम और पलाश की जो होती है, ये फूल होता था, उसकी जरूरत होती थी। तो खोंड समुदाय के लोग ही इसे कहते थे। और वे जो है खोंड समुदाय के लोग कहते थे। इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहां से मिलते थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये खोंड समुदाय हैं, अब जनरली खोंड समुदाय की बात कर, चावल और अन्य अनाज इन्हें मिलता कहां से था। कई बार तो ये चीजों को अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जो है जरूरत की चीजें भी ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजों को खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। और उनमें कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण के कार्य में लगा रहता था, कोई नौकरी करता था, कोई आदिवासी खेत मजदूर था। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासी को मजदूरी के लिए जो है ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेंगा, ध्यान रखिएगा, मध्य भारत के बेंगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेंगा खुद को जो है जंगल की संतान मानते थे। कौन, तो बेंगा समुदाय खुद को क्या करता था, कहता था कि मैं जो हूं जंगल का संतान हूं, मुझे भगवान ने जंगल का संतान बना के भेजा है। जो शैतान नहीं है, संतान बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। केवल जंगल की उपज पे ही जिंदा रह सकता हूं। मजदूरी करना बौगाओं के लिए जो है अपमान की बात होती थी। मतलब क्या है कि अगर मजदूरी हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है बैगानों के लिए अपमान की बात है। आज भी अगर देखिएगा तो कई ऐसा लोगों की धारणा मन में होती है कि मैं 10,000 की नौकरी करूंगा, जबकि मेरे पापा जो है नौकर को 30,000 दे रहे हैं। शर्म की बात है। मैं ऐसी किसी कंपनी में नहीं काम करूंगा जो मुझे 10,000 की नौकरी मिले। मैं उस कंपनी में काम करूंगा जहां पे मुझे 1 लाख की सैलरी मिले। अरे मेरे भाई, कभी अपनी स्किल तो डेवलप कर ले, उस लायक तो पहले बन जा।
बात ये होती थी। तो एक कहीं ना कहीं क्या है, अपने अंदर एक स्टेटस पैदा कर देना कि मैं छोटी नौकरी नहीं करूंगी, नहीं करो, फिर जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहना। सेम कहानी यहां भी थी। अगर इसको जोड़ने की कोशिश करूं तो उस टाइम की कहानी में वो लोग अपने आप को अपमानित समझते थे कि अगर हम किसी भी तरीके के मजदूर, हम जंगल पुत्र हैं, जंगल हमारी जिंदगी है, जंगल के लिए ही हम ऊपर से नीचे आए हैं और जंगल में ही हमारी जिंदगी बीतेगी, चाहे खाना मिले या ना मिले, हम उसी जंगल में मर जाएंगे, लेकिन हम किसी की मजदूरी नहीं करेंगे। समझ में आ रही सारी बातें? अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं ताकि मजा आ जाए। थोड़ा सा छोटा। अब ये जो मैप है, भारत की कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके हैं, ये इलाका है समुदाय के। अब यहां से आपको मैं क्वेश्चन देता हूं और मुझे ये क्वेश्चन कमेंट में चाहिए। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि ना मुझे थैंक्स चाहिए, ना मुझे प्रणाम चाहिए, और ना मुझे नमस्ते चाहिए। सुन लीजिए, मुझे बस काम चाहिए और काम के लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं और आप भी काम के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। नमस्ते बाय बाय बाद में होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा फाइनल, उस दिन आपको नमस्ते अच्छा लगेगा। अभी नमस्ते की कोई जरूरत नहीं है, हमारी दुआ हमेशा आपके साथ में। अब देखिए इसमें आपको बताना क्या क्या है। देखिए ये वाला संथाल मुंडा उराव और संथाल, ये कहां पे है, कौन सा क्षेत्र में है, आपको ये बताना होगा। अब यहां पे खासी वाला इलाका, एकदम ध्यान से दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खासी वाला इलाका ये कौन से राज्य में, सिर्फ राज्य आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है रियांग, देख रहे हैं ना, रियांग ये कहां है, इसको बताना है। उसके बाद भील जनजाति कहां है, इसको बताना है। भोटिया कहां है, कौन से राज्य में है, इसको बताना है मैप के अनुसार से। बंजारा कहां पे है, इसको बताना होगा। और कोयरा बुंजा बेंजारा ये कहां पे है, इसको बताना है। और लास्ट में जो है आपको माला इरूलर, ये कहां पे है, कौन से राज्य में है, ये आपको मुझे बताना होगा। और कमेंट में मैं आपके कमेंट जानना चाहता हूं। पढ़ने से सुनने से नहीं होगा, यकीन मेरा मानिए। अगर आप पे मुझे बिलीव करते हैं तो, अपना समझते हैं तो, सिर्फ मैं बोल दूं लेक्चर और आप सुन लीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। वरना कुछ न कुछ एक्टिविटी चाहिए, कुछ न कुछ क्रियाकलाप चाहिए। वही तो देता हूं, लिख के घर से दिखाना होगा, कमेंट करके बताना होगा, तभी तो आप समझ पाइएगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आएगा। वरना आज पढ़िएगा, कल खत्म, याद ही कुछ नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा कीजिए, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना जरूर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं आगे की ओर। अभी तक हमने आपको क्या बताया था कि बेगारी करना कहीं ना कहीं क्या है, अपमान की बात है। अब यहां के बाद आगे की देखते हैं। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें को लेकर आते थे और भारी कीमत पर जो है चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासी को कर्जा दे देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य में आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबत की जड़ बांधने लग गए थे। अब देखिए कहानी क्या हो रहा था। पहले क्या होता था, एक समय के लिए आप लोग चलिए, आइए हमारे साथ जो है 19वीं शताब्दी में चलते हैं। 21वीं में है लेकिन 19वीं में आपको लेके चल रहे हैं। 19वीं शताब्दी में आइए। आज भी अगर आप गांव से हैं और आप सुन रहे हैं तो क्या होता है ना कि थोड़ा तेल एकाएक घट गया, नहीं है घर में तेल, तो क्या करते हैं कि पड़ोसी से क्या करते हैं, एक गिलास रखते हैं या कोई भी बर्तन ऐसा रखते हैं जिसमें क्या होता है, उस बर्तन में मतलब जितना भी आपको चाहिए तेल उतना ले लीजिए और जब आपके पास तेल आ जाएगा तो फिर वो वापस उतना कर दीजिएगा। ऐसा होता है, क्लियर है? आज भी हो रहा गांव में, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। और कोई नहीं बोल सकता शहरों में होता है या नहीं होता भगवान जाने, लेकिन गांव में होता है। ये क्या होता है कि अभी जो चीज नहीं है आप ले लीजिए और फिर क्या होता है, आपके पड़ोसी को भी कोई चीज घटता तो वो आपसे पहले ले लेता, फिर बाद में वो रिटर्न कर देता। ये काम हो रही थी तो ठीक था। धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ऐसी चीजें होती थी जो आदिवासियों के लिए जरूरत थी और वो जरूरत की चीजें लेने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए ये लोग क्या करते थे, व्यापारी और महाजनों पे आश्रित हो गए थे कि अब जो है व्यापारी और महाजन ही हमें क्या करेंगे, देंगे। आप कभी भी आश्रित नहीं रहिए, किसी पे भी नहीं रहिए, मेरे ऊपर भी मत रहिए। आपको आश्रित अगर होने का शौक ही इतना है ना, इतना प्यार ही है ना, तो खुद पे आश्रित होइए। अगर खुद पे आश्रित होइएगा तो निखर जाइएगा और मेरे ऊपर आश्रित रहिएगा तो एक तरीके से आप विकलांग बन जाइएगा। बातें कर भी है लेकिन दिल की बात है। आपको आज से अभी से ही सिखा रहा हूं, खुद के ऊपर आश्रित रहिए तो जिंदगी जीने का एक अलग मजा होता है। आप मेरे ऊपर आश्रित मत रहिए, मैं आपके साथ हूं, यह सत्य है, लेकिन आप पूरी तरीके से मेरे ऊपर एकदम हो जाइए कि जो सुजीत सर कहेंगे नहीं, कुछ आप अपना भी सोचिए, कुछ अपना भी सोचिए। कौन जाने हम गलत सोच रहे हो आपके लिए, बस आपको तो बिलीव हो रहा है ना,
बस आंखें बंद करके करते। तो इस चीज को थोड़ा सा पकड़िए। अब क्या हो रहा है कि सारे के सारे व्यापारी जो है ये क्या है, कहीं ना कहीं जो भी समुदाय थे ये व्यापारी और महाजन के चंगुल में फंसना शुरू कर गए। अब इन लोगों से पैसा लेके अपना काम कर रहे थे और काम करने का पैसा जो ले रहे थे उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज इतना ज्यादा था कि ये लोग फंस चुके थे बुरी तरीके से। कर्ज और गरीबी में इस तरीके से ढकेल दिया। आज भी गांव में देखिएगा ना कि अगर कोई किसान हो और वो अपनी बिटिया की शादी करना चाहता है तो महाजन से या सूदखोर से पैसा उठाता है और पैसा उठाकर अपनी बिटिया के हाथ तो पीले कर देता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए वो क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी का गुलाम बन जाता है। 21वीं सदी की कहानी बता रहा हूं, हिंदुस्तान की कहानी बता रहा हूं, अपने खूबसूरत हिंदुस्तान की। आज भी ये तमाशा बन रहा है, बस आपको पता नहीं है। और जिंदगी भर वो रोता है, जिंदगी भर चाहे कितना भी सूद का सूद देते रहे देते रहे देते रहे, लेकिन उसका जो मूलधन लिया है वो कभी खत्म नहीं हो पाता है, कभी नहीं खत्म होता है जब तक मर ना जाए। और फिर किसी न किसी तरीके से उसे खेत बेचना पड़ता, पता ना क्या क्या करना पड़ता है। इतना हाई उसका इंटरेस्ट रहता, ब्याज रहता है कि वो जिंदगी भर बेटी की शादी करने के बाद कभी उबर नहीं पाता है। खैर चलिए आगे की ओर चलते हैं। यही कहानी यहां भी हो रहा था। कुछ जानवर पालते थे। अब कुछ जो जानवर पालते थे उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूह जो है जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। क्लियर है। कुछ व्यापार, पहले मैंने बताया, कुछ झूम खेती करना शुरू कर दिए। अब कुछ जो है जानवर पालना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा सा जानवर पालने वाले की जिंदगी में आते हैं। अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहा थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों और भेड़ियों को के रेवड़ लेकर यहां से वहां जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस झुंड में पालते थे। अब याद रखिएगा, पंजाब में रहने वाले गुज्जर, गुज्जर कहां के रहने वाले थे? पंजाब में। यही तो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है प्रीलिम्स में, फिर आपका गलत क्यों हो जाता है जबकि अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं। तो गुज्जर कहां के थे? पंजाब के थे। और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, ध्यान रखिएगा लबाड़िया। अब आपसे पूछ देगा कि लबाड़िया कहां की जनजाति थी, हालत खराब हो जाएगी। लोग बड़ी बड़ी मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ना शुरू कर देंगे और क्या कहेगा कि यूपीएससी और बीपीएससी क्वेश्चन जो है हवा में फेंक रहा। अरे हवा में नहीं फेंक रहा, एनसीईआरटी से उठा के फेंक रहा। एनसीईआरटी कभी पढ़े नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं रहा, इसीलिए फंस रहे हो और इसीलिए रिजल्ट नहीं हो रहा। अब क्या है, आदि समुदाय जो है गाय भैंस को क्या करते थे? झुंड में पालते थे, एक जगह झुंड में पालते थे। कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग जो है गरेरिया थे। जो कुल्लू थे, कुल्लू के जो गद्दी थे, इनके समुदाय के लोग गरेरिया थे। और कश्मीर के बाकरवाल बकरियां पालते थे। जो कुल्लू थे, कुल्लू जानते ही है ना, कुल्लू कहां है? कुल्लू के थे जो अच्छे लोग थे वो गरेरिया थे और कश्मीर के लोग जो है बकरवाल थे जो कि बकरियां को पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ पुस्तक में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब अगले साल मतलब क्या है, 9th क्लास में पढ़ाएंगे तो पूरे तरीके से डीपली पढ़ाएंगे, 10th में और डीपली 11th में और डीपली 12th में, तो एकदम पूरी तरीके से हिस्ट्री आपके जुबान पे लाके खड़ा कर देंगे कि कोई भी सामने से वार करे क्वेश्चन का तो बच्चों की तरह धाड़ की तरह जवाब दीजिए। चलिए आते हैं आगे की ओर। ये जरूरत नहीं है, बस या थोड़ा सा आपको इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा दीजिए क्योंकि थोड़ा सा समय ही बर्बाद हो जाता। आइए, कुछ लोग जो है एक जगह खेती करते थे। कुछ ऐसे लोग होते थे जो कि एक ही जगह खेती करते थे। 19वीं सदी के पहले से ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय जो है साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर जो है अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जो है जमीन पर पूरे कबीलाओं की संपत्ति होती थी। कुछ के सभी सदस्य को उन मूल निवासियों का वंशज भी माना जाता था। उन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था, लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ ऐसे औरों की से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया भी बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन जो है बटाई पे दे देते थे। कहने का मतलब, अब तक जो झूम खेती देखे, यहां खेती करना, फिर वहां खेती करना, फिर वहां खेती करना, अब जो है लोग जो है प्रॉपर तरीके से खेती करना शुरू कर दिए। मतलब क्या, एक जमीन को डिसाइड कर दिया और उस जमीन पे खेती करना शुरू कर दिए।
कुछ लोग क्या होते थे, अपने अपने तरीके से जमीन को क्या करते थे, अपने हिस्से का भाग समझ के वहां खेती करना शुरू कर देते थे। लेकिन इसी में फिर से वही 21वीं सदी जो आज वाली पावर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है। जो लोग ताकतवर होते थे वो अपने तरीके से ताकत चलाते थे, कुछ मुखिया भी बन जाते थे और कुछ मुखिया के लठैत भी बन जाते थे, मुखिया के आगे पीछे करना शुरू कर देते थे। जो ताकतवर होते थे वो क्या करते थे, खुद की खेती नहीं करते थे। जो लोग ताकतवर होते खुद की खेती नहीं, बल्कि वो खेती को क्या करते थे, बटाई देते। बटाई मतलब समझ में आया? बटाई का मतलब कि ये खेत आप कीजिए और इसके बदले में आप मुझे कुछ दीजिएगा, जो भी हम डिसाइड करेंगे, या तो अनाज या पैसा। आज भी अगर गांव में चले जाइए तो बटाईदार खेती होता। बटाईदार का खेती का मतलब है खेत तो आपका नहीं है, लेकिन खेत में जो काम हो रहा, जो अन्न हो रहा वो आपका है, उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वो जिसकी खेत है वो डिसाइड करता है। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट में। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह या कहें तो घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। यानी कि ब्रिटिश अफसर जो थे उनको जो है गोंड और संथाल, ध्यान रखिएगा, दो गोंड और संथाल, यहीं से जनजातीय विद्रोह शुरू होने वाला है। अगर इसको डिटेल से पढ़ लिया उसके बाद तो किसी भी बुक से उठा के पढ़ लीजिए, बच्चों का खेल है जनजातीय विद्रोह समझना आपके लिए। बस यहां समझ लीजिए, ब्रिटिश अफसर जो होते थे वो गोंड और संथाल जैसे एक जगह जो ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह थे, एक ही जगह पे अब ये रहना शुरू कर दिए थे। तो ये जो आदिवासी समूह शिकारी संग्रह हो या फिर घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले जो है ज्यादा सभ्य दिखाई देती थी। जो शिकार करने वाले होते थे, जो घुमंतू होते थे, आज यहां खेती की आज वहां खेती की, उनसे ज्यादा जो है जो सब जो दिखाई इनको दे रहे थे वो कौन दिखाई देते? गोंड और संथाल के लोग दिखाई देते। जंगलों में रहने वाले जंगली और बर्बरता माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। इनको ऐसा फील हो गया था कि एक जगह अस्थायी रूप से इसे बसाना और इनका विकास करना बहुत जरूरी है, इन्हें हर स्थिति में सभ्य बनाया जाए। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता, आप ही से पूछ देगा तो कैसे बताइएगा? आइए इसको समझते हैं, डिटेल से समझते हैं कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ता है। इसको समझिए। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है आदिवासी समूह का जीवन बदल गया था पूरी तरीके से। आओ देखें किस कैसे बदला हुआ था, इसको समझते हैं। पूरे तरीके से बदल गया था क्योंकि ये जो ब्रिटिश थे इनका क्या करना था? उपनिवेश करना था, ज्यादा से ज्यादा क्या करना था? आमदनी का सौदा करना था, एनी हाउ किसी भी कंडीशन में। तो इस पूरी तरीके से आदिवासी समूह का जीवन जो है बदल चुका था। आदिवासी मुखिया क्या हुआ, आदिवासी जो मुखियों था उसका क्या हुआ था, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाके में आदिवासियों के मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता था। अंग्रेज जब तक नहीं आए थे उससे पहले आदिवासियों के लिए मुखिया का स्थान सबसे इंपॉर्टेंट होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाका को नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस भी होती थी, कई ऐसे जगह होते थे जहां पर वो अपनी पुलिस भी रखते थे। और जमीन एवं वन प्रबंधक जो है अस्थायी नियम खुद बनाते थे कि ये जमीन मेरा है, इसका नियम इस तरीके से होगा, ये लोग खुद अपने से बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखिया का कामकाज और जो अधिकार था काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांव पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां जो थी वो छिन रही थी। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नाराज जो नजराना होता था, सॉरी नाराज नहीं, नजराना जो होता था वो देना पड़ता। अभी आगे बताता हूं क्या होता नजराना। नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधित्व की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही और वे परंपरागत कामों को करने पे लाचार हो गए थे। अब देखिए कहानी कैसे मुड़ती है। आदिवासी पहले जो होता था, अंग्रेज बहुत सारे इलाके में आदिवासी मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था जब तक अंग्रेज नहीं आते थे। मुखिया ही अपने तरीके से ताकतवर होता था, अपने तरीके से जो है आर्थिक जिसके पास ताकत होती थी वही वो क्या करता था, अपने जगह पे नियंत्रण करता था, अपने जगह से कानून बनाता था। इवन इतना ही नहीं, पुलिस भी उसकी अपनी होती थी। जो जमीन होती थी उसके वन प्रबंधक जो होते थे वो भी खुद ही अपने तरीके से नियम लगाता था। आदिवासी मुखिया का कामकाज अधिकतर जो है काफी बदल चुका था ब्रिटिश शासन के आने के बाद। उन्हें कई कई जो है गांव तो मिल जाता था, लेकिन उनकी जो ताकत थी, जो पावर थी वो कम होना शुरू हो गई थी। उतना ही नहीं था, इसके साथ साथ में जो है नजराना देना पड़ता था। आज भी नजराना को अगर आज के 21वीं सदी में बताऊं तो टैक्स जिसको कहते हैं,
अभी भी क्या होता है, जो क्रिमिनल दिख रहे हैं ना, क्रिमिनल क्या करता है, किसी भी जाकर हाँ भाई इतना दे देना, इतना पहुंचा देना। एक हुआ इसको सब भाषा में अगर कहे तो नजराना, मतलब अपने इच्छा से देना। अपने इच्छा से कोई टैक्स देता क्या? आपको लगता भी है? इसको शुद्ध भाषा में कहा कि नजराना पेश करना। और नजराना अलग चीज होता है। नजराना अगर देखा जाए तो किसमें होता है, जैसे अगर किसी से हम मिलने जा रहे हैं तो उसके लिए कोई गिफ्ट लेके जा रहे हैं, इसको नजराना कहते हैं। जबरदस्ती करना उसको नजराना नहीं कहते हैं, बल्कि वो क्या होता है, टैक्स को वसूलना होता है, लेकिन उसको भी नजराना लोग कहते थे। अब यहां के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी ताकत छीन होना शुरू हो गई और फिर से जो भी आदिवासी थे वो परंपरागत कामों में चले गए। परंपरागत काम मतलब जो पहले वो लोग छोड़े थे अपने काम को, फिर से वो करने पर मजबूर, अब अस्थायी हो गए थे। अब इनकी सत्ता हो गई थी, अब ये मुखिया हो गए थे, फिर से ये क्या हो गए, फिर से वही घुमंतू खेती करना शुरू हो गए, फिर से जंगलों में भटकना शुरू हो गए, फिर से व्यापारी बनना शुरू हो गए, फिर से ये मजदूरी करना शुरू कर दी। ये हो गया उनके परंपरागत में चले जाना। अब आते हैं घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। जो घुमंतू काश्तकार होते थे, सबसे पहले तो घुमंतू मतलब समझ में आ रहा होगा एक जगह से दूसरे का, लेकिन काश्तकार का मतलब क्या हुआ, काश्तकारों का मतलब क्या हुआ? मतलब काश्तकार का मतलब ये होता है, एक तरह से किसान होता है, कृषि होता है अगर कहा जाए तो, इसी को कहते हैं काश्तकार। कई बार आपने पढ़ा होगा लेकिन आज तक नहीं होगा, जानते होंगे, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं नहीं जानते होंगे काश्तकार होता क्या है। पढ़ लिए, पढ़ते हुए आगे निकल गए, लेकिन कभी सोचते नहीं है इसका मतलब क्या होता। काश्तकार का मतलब क्या होता, मेरी जमीन है, ठीक है ना, ये जमीन जो है हम बटाइया दे दिए, मतलब किसी और को दे दिए कि भाई आप क्या काम करो, इसमें अपनी खेती करो, और इसके बदले में जो है आप मुझे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नजराना देंगे। एक तरीके से कहा जाए या तो वो फसल के रूप में हो या फिर पैसे के रूप में हो, जैसे होगा डिसाइड हम करेंगे। तो इसी को कहते थे काश्तकार। क्लियर हो रहा है ना? अब तो भूलिएगा नहीं, पक्का ना? चलिए, ऐसे समूह में अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहां वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी के, यही आदिवासी का चित्र है, देख लीजिए। वे चाहते थे समूह में एक जगह अस्थायी रूप से रहे, खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी पर नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम भी लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा जो है तय कर दिया गया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे के पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में हमने आपको बताया था, पट्टेदार अपने भूस्वामी का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी जो है सरकार को लगान देते थे। कहानी का मतलब यहां डिटेल से समझ लीजिए। समूह में अब जो है जिस तरीके से ये घुमंतू हो रहे हैं सारे के सारे आदिवासी, इससे जो है अब ब्रिटिश को आमदनी नहीं मिलने वाला है। इसके लिए सबसे पहले काम क्या करना है कि इनको अस्थायी रूप से खेती करवाया जाए, पहला काम। दूसरा काम जो है किसानों को नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है, इनके लिए कुछ छूट दिया जाए। अब अंग्रेजी शासन जो है अपनी आमदनी का नियमित स्रोत बना लिया। अब इन्होंने क्या किया, जो जमीन था उसका सर्वेक्षण किया, कितने लोग हैं उसका सर्वेक्षण किया और उसी हिसाब से लोगों को जमीन क्या किया, बांट दिया गया और सब पे अलग अलग तरीके से लगान रख दिया गया कि भाई तुम्हारे पास 1 बीघा है तो एक काम करो तुमको 500 रुपया देना है, तुम्हारे पास जो है 3 कट्ठे हैं तो एक काम करो तुम 100 रुपया दोगे। मतलब अपने अपने तरीके से उसमें लगान फिक्स कर दिया गया। इतना ही नहीं, किसानों के जो भूस्वामी थे, जो किसान के भू जिसका मालिक था जमीन का, खेती तो हम करते थे, किसान करते थे, लेकिन जो इसका मालिक था वो दूसरे के पट्टेदार घोषित किया गया। अब क्या है कि आप जो है किससे लीजिए पट्टा, तो किसानों से लीजिए क्योंकि आप जमींदार हैं। क्लियर है? आप जमीन किसको दीजिएगा, किसानों को दीजिएगा। किसान खेती करेगा, किसान खेती से जो उपज के आएगा वो आपको टैक्स देगा और आप किसको दीजिएगा, ब्रिटिश को दीजिएगा। क्लियर हो रहा है ना पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट कैसे करके भाग रहा है, कोई दिक्कत? चलिए आते हैं आगे की ओर। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश जो है बहुत कामयाब नहीं रही। जो झूम खेती करने वाले थे, काश्तकार किसान थे, झूम खेती किसान करने वाले, उसको जो है अंग्रेज जो है कोशिश बहुत कामयाब नहीं हो सकी। बहुत कोशिश किया बसाने के, लेकिन नहीं हो पाया। जहां पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकार को अक्सर नुकसान ही हुआ करता था क्योंकि उनकी खेती अच्छी उपज नहीं दे पाती थी। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए।
पूर्वोत्तर के राज्य के जो भी झूम काश्तकार, झूम खेती जो किसान करते थे, वो लोग अड़े रह गए कि हमें जो है पुराने तरीके से, जिस तरीके से हम जी रहे थे उसी तरीके से जीने दिया जाए, हमें किसी भी तरीके से समुदाय में रोक के ना रखा जाए, हमारी जिंदगी अस्थायी नहीं बनाया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों ने आखिरकार इनकी बात को माननी पड़ गई और ऐसे कबीलाओं को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती में छूट दे दी गई। अब यहां के बाद क्या हो रहा था कि जब ये अस्थायी तो बसा रहे थे, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था, टेक्नोलॉजी इतनी तो थी नहीं, तो जो जमीन सूखी हो जाती थी तो वहां पे पानी कैसे आएगा। आज के डेट में नहीं है कि टेक्नोलॉजी यूज करो, पानी आसानी से वहां पे पहुंचा दो। उस समय तो कुछ भी नहीं था, अगर बारिश है तो ठीक है खेती होगी, नहीं है तो बैठे रहो। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें आप जमीन दे दिए हैं तो उसको कोड़ेगा कौन, उसमें अन्न कौन उपजाएगा, क्योंकि वहां तो बंजर जमीन पड़ी हुई है, सूखी पड़ी हुई है, तो कैसे निकलेंगे पौधे। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग ने कह दिया कि हमें जो है जैसी जिंदगी जी रहे हैं, स्पेशली पूर्वोत्तर राज्य वाले जैसे जी रहे हैं परंपरागत ढंग से हमें जीने दिया जाए। और लास्ट में जो है अंग्रेज ने भी ये बात मान लिया और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि घुमंतू खेती में कुछ छूट दे दी जाए, जैसे ही लोग जी रहे हैं जीने दो। अब आते हैं यहां के बाद आगे वन कानून और उनके प्रभाव कैसा था। अब क्या आंध्र प्रदेश में धान की खेती करती आदिवासी, समतल मैदान में जंगलों धान की खेती, देख लीजिए यही आदिवासी हैं जो कि क्या है खेती कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की ये फोटो। चलिए अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया और ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह के जिंदे रह सकते थे, इसलिए उनमें बहुत सारे काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाका जाना पड़ता। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज ने सारे जंगलों को अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया और जंगलों को जो है राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब कुछ ऐसे जंगल थे जहां पे रोक दिया गया था कि वहां पे कोई भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां से अंग्रेजों की जरूरत की जो इमारती, जो कीमती लकड़ी है वो मिलती थी। अब झूम खेती करने में जो फल इकट्ठा होते थे, पशुओं के शिकार करने होते थे, इनकी इजाजत देना बंद हो गया। झूम काश्तकार अब जिंदा कैसे रहते, इसके लिए वो सिर्फ मजबूरन जो है अपने इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाका में जाने पे मजबूर हो जाते थे। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासी रहने पर पाबंद लगा दी, उसके सामने से एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर के लिए बड़े पेड़ काटने और लकड़ी के लिए जगह जो है दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए, सबसे बड़ी समस्या थी। जैसे अंग्रेजों ने जंगल के भीतर आदिवासी रहने पर पाबंद लगा दिया, उनके बाद एक समस्या पैदा हो जाती, वो ये कि रेलवे के स्लीपर्स के लिए जो है पेड़ काटने के लिए लकड़ी का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए, एक क्वेश्चन मार्क आ गया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी हल ढूंढ निकाला, यानी ब्रिटिश उपनिवेशिक मतलब ब्रिटिश हुआ, इसका भी हल इन्होंने निकाल लिया। इन्होंने तय किया कि झूम काश्तकार को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो लोग झूम खेती कर रहे हैं, काश्तकार किसान, उनको जो है जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो है वो दिया जाएगा और उन्हें खेती करने के लिए भी छूट होगी और पूरी तरीके से खेती करने के लिए छूट होगी। जैसे खेती कर सकते हैं कीजिए, बशर्ते गांव में रहने वाले को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी और यही शर्त पे छूट दी जाएगी कि अगर आप गांव में रहते हैं तो वन विभाग की मजदूरी करना ही पड़ेगा। हो गया, आपको जमीन भी दे दिया, छूट भी दे दिया और साथ में एक शर्त रख दिया ताकि दोनों काम अभी काम हो जाए और फिर से इन्हें बेदखल कर दिया गया कि मजदूरी आपको करना होगा और जंगलों की देखभाल करनी होगी, साथ साथ में जंगलों की देखभाल होगी। अगर जंगल में किसी भी तरीके का कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। इस तरह बहुत सारे इलाके में वन विभाग सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन जो है गांव बसा दिए। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये सब बच्चों जैसा है, इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इसमें समय बर्बाद करना शायद नहीं अच्छा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये सब चीज़, कुछ ऐसी चीज़ जो है छोड़ दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वही बताइए। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए,
बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। बहुत सारे जो आदिवासी समूह थे उसने क्या किया, औपनिवेशिक जो वन कानून बने थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने नए नियम का पालन करने से बिल्कुल तरीके से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीके से वे चलते रहे जिनसे सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। और जिस तरीके से ये परंपरागत चलते थे उसको जो है सरकार ने क्या कर दिया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया था। उसी गैर कानूनी के अनुसार से ये चलते रहे थे। कई बार इन्होंने खुलेआम रियली सॉरी, कई बार क्या है, इन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्राम संगमा के द्वारा जो है असम में 1930 के दशक के मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इस तरह के विद्रोह थे। अब इसी टाइम में क्या हुआ, पूरी तरीके से घोषित कर दिया गया और कई बार ऐसा होता था कि खुलेआम बगावत पे उतर जाते थे। और इसी टाइम 1906 का समय आता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1906 के समय में सोंग्रम संगमा के द्वारा, ध्यान रखिएगा, सोंग्रम संगमा के द्वारा जो है असम में, कहां पे, तो असम में। संगमा ऐसे भी याद रहेगा, संगमा वही थे जो कि अब नहीं है, स्वर्गीय हो गए, चले गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े थे, असम के हैं, याद रखिएगा। प्रणब मुखर्जी के विरुद्ध वो लड़े थे, याद आ गया होगा। तो संगमा जो है असम के थे, ये असम के थे। 1930 के दशक में मध्य प्रांत में जो है ये क्या हुआ, वन सत्याग्रह इसी तरह के का विद्रोह था। व्यापार की समस्या, अब व्यापार की समस्या क्या होता, 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापार और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लग गए हैं। अब इन्होंने ये देखा कि व्यापारी और महाजन जो है जंगल में धीरे धीरे जल्दी जल्दी आना शुरू कर दिए। वे वन उपज खरीदने, नकदी कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलाव में क्या असर पड़ने वाला है यह समझने में आदिवासी को कुछ समय लगा। अब क्या होता, आज भी गांव में देखिएगा तो जब मजदूर नहीं मिलते तो क्या किया जाता, महाजनों सूदखोरों की तरफ मजदूर को जो है पैसा दे दिया जाता है। पैसा दे दिया, उनका सूद तय कर दिया गया। अब उन्हें यह कहा गया कि मैंने पैसा दिया हूं, इसके बदले में जब बुलाऊंगा तब घर पे चले आना। क्लियर हो रहा है ना। उसी तरीके से ये लोग कुछ काम करना शुरू कर दिए। ये क्या किए, वन उपजने खरीदने के लिए, नगद कर्जा देने के लिए आदिवासी पे चले आए और उनको जो है एक तरीके से मजदूरी नहीं मजबूरी बनाने के लिए चले आए थे और पूरे तरीके से इन्हें ब्याज में जो है पूरे तरीके से समेटना शुरू कर दिया और इनकी स्थिति बद से बदतर करने की अब शुरुआत हो जाती है। अब कहानी आगे, यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखते हैं। अगर समझना तो रेशम के उत्पादकों की स्थिति देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। 18वीं सदी का समय आ रहा, भारतीय बाजार में जो है रेशम जो है यूरोपीय बाजार में जो भारतीय रेशम जो है यूरोपीय बाजार में काफी डिमांड हो रहा, मांग होना शुरू हो गया। भारतीय रेशम की, एक सेकेंड, थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय रेशम की जो है अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करने शुरू हो गई, यानी भारतीय रेशम जो थी यूरोपीय बाजार में मांग होना शुरू हो गई और यूरोपीय जो है भारतीय रेशम से काफी जो है आकर्षित होना शुरू हो गए और भारत को निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। ध्यान रखिएगा, एक होता निर्यात और एक होता आयात। आयात मतलब आयात, ऐसे याद रखिएगा, बार बार मैं रिपीट करता हूं, आयात, आया मतलब क्या, हमारे देश में आया, आयात, और निर्यात मतलब एक आया तो दूसरा गया, एक आयात है तो दूसरा निर्यात होगा, ऐसे करके याद रख लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन होता है। अब क्या हो रहा है, यहां से जा रहा तो निर्यात हो रहा है, यानी दूसरे देश यानी कि यूरोपीय कंट्री जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार जो है फैल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरी तरीके से रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल, ध्यान रखिएगा, ये जो संथाल थे रेशम के कीड़े को पालते थे। जो संथाल थे कहां पे, वर्तमान में झारखंड, अभी के टाइम में झारखंड में हजारीबाग के आसपास, झारखंड के हजारीबाग जो एक जिला है वहां पे जो है रेशम, जो संथाल होते थे रेशम कीड़े जो है पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासी को कर्ज देते थे। रेशम के जो व्यापारी होते थे अपने एजेंट भेज देते थे और आदिवासी को क्या करते थे, कर्ज दे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे और 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। अगर 1000 कृमि कोष को जो है जो कीड़े होते उसको अगर इकट्ठा कर लेते तो 3 से 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोष को जो है बर्धमान या कहें तो गया भेजा जाता था। बर्धमान कहां पे है, जरा कमेंट कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा आपको बर्धमान कहां पे है, कौन से राज्य में है, ताकि मुझे पता तो चल जाए कितने से स्टूडेंट हैं जो पूरी तरीके से एनसीईआरटी को जी रहे हैं।
ठीक है ना। चलिए वर्धमान बताइए और गया बताइए। गया तो खैर बता ही दीजिएगा, लेकिन फिर भी बता दीजिए कमेंट करके। जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था, यानी 3 रुपए में यहां से खरीदा जाता था और 5 गुना उसका यानी 15 रुपए में वहां पे वर्धमान में और गया में बेच दिया जाता था, यानी 5 गुने का प्रॉफिट होता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच में जो है कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था इनके बीच में, और रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना शुरू कर दिया। आज भी क्या होता है, आज भी अगर गांव में जाइएगा तो जिस साल जो फसल जितना ज्यादा पैदावार होगा उसका कीमत कम मिलता है, और जिस साल जो फसल सबसे कम उत्पादन होता है उसकी कीमत ज्यादा मिलती है। आखिर इसके बीच का कौन है? तो इसके बीच का जो प्रॉब्लम है वो बिचौलिया है। जब तक बिचौलिया हटेगा नहीं तब तक इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में किसी भी शताब्दी में किसानों की स्थिति अच्छा नहीं बना सकती है सरकार। चाहे वो दुगना जितना भी कर दे उसकी आय को, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे जरूरी है कि बिचौलियों को रास्ता, बाहर का रास्ता दिखा दे। जब तक बिचौलिया रहेंगे किसान की स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है, न गांव की न शहरों की। यह बात अच्छे से सरकार भी जान रही है, लेकिन सरकार को भी कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए ये बिचौलिया को बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं बिचौलिया से इनकी जो है पूरी तरीके से पोस्टिंग होती है, पूरी तरीके से पोस्टरबाजी पूरी तरीके से होती है। इन्हीं बिचौलिया की वजह से इनका घर चलता है, इन्हीं बिचौलियों की वजह से ये बड़े बड़े महंगे महंगे गाड़ी पे घूमते हैं। अगर इनको खत्म कर देंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हुआ ना, सोचिए थोड़ा देर के लिए। लेकिन खैर चलिए राजनीति से बाहर निकलते हैं। चलिए काम की तलाश से घर से दूर जाने वाले आदिवासी की दशा तो और भी खराब थी। जो काम की तलाश से आदिवासी घर से दूर जाते थे उनकी स्थिति और बद से बदतर थी। 19वीं सदी के आखिरी से ही चाय बागान फैलने लगे थे। 19वीं सदी के आखिरी, ध्यान रखिए 19वीं सदी यानी कि 1850 से लेकर 99 तक की कहानी बताई जा रही है। इसके आखिरी समय तक चाय बागान जो है फैलना शुरू कर दिया। अब जो है चाय बागान की फैलना शुरू हो जाता है। अब याद हो गया आ गया कि चाय बागान कब आया है। अब अगर कोई पूछेगा तो आसानी से बता सकते हैं। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम में चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदान, ध्यान रखिएगा असम के चाय बागान, असम के और झारखंड के कोयला गोदाम में काम करने वाले आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। आदिवासियों को बड़ी संख्या में चाय बागान में भी और झारखंड के कोयला खदान में भर्ती किया गया, और इन लोगों को ठेकेदार के मार्फत भर्ती किया गया था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर लौटने नहीं देते थे। आज भी यही कहानी है, आज कुछ ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली जानता हूं बहुत ऐसे लोग हैं जो गांव में आते हैं, गांव के भोले भाले लोगों को क्या करते हैं, लेके बेंगलोर चले गए, कोलकाता चले गए, कहीं भी लेके चले गए, और वहां पे क्या होता है कि उनको जो मुनाफा 500 रुपया मिलता है लेकिन उनको सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। ये तो बानगी बता रहा हूं। उसके साथ साथ में उनके साथ जुर्म किया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है, उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं, जिससे कि एक तरीके से वो अपने गाँव ना जा सके। आज भी 21वीं सदी में है, 21वीं सदी में आज भी ये है। ये आपको जो बता रहा हूं कि ये जो कहानी जो चल रही है ये आपकी 19वीं शताब्दी में चल रही है, 21वीं सदी में भी यही हो रहा है। कोई नया चीज नहीं हो रहा। हां उस टाइम में ज्यादा था, अब कम है, लेकिन हो रहा है। चलिए आते हैं आगे। नजदीक से देखने पे 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह का बदलता कानून, अपने व्यापार पर लगी पाबंदी और नए करों से व्यापारी और महाजन के द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 और 32 में कोल आदिवासियों ने 1855 में संथाल में बगावत कर दी। 1831 और 32 के समय में कोल आदिवासी जो थी वो 1855 में संथाल में बगावत कर दी। और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910, एकदम याद रखिएगा, बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था, और 1940 में महाराष्ट्र के वर्ली विद्रोह हुआ था। पता ये यही चीज पूछ दे, महाराष्ट्र के वर्ली विद्रोह कब हुआ था? तो 1940। या बर्ली विद्रोह कहां हुआ था? 1940 नहीं बताएगा कोई, मुझे पता है, लेकिन बर्ली विद्रोह कहां हुआ था ये तो पता होना चाहिए आपको। ये तो आपसे उम्मीद किया जा सकता है ना कि महाराष्ट्र में हुआ है। उसके साथ साथ में बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरीके का विद्रोह था। मेन रूप से हमको बिरसा पे लेके आना है। 31-32 के टाइम में आपको कोल आदिवासी 1855 में क्या करते हैं, संथाल में बगावत हो जाती है। 1855 का टाइम संथाल विद्रोह होता है। अब 1940 में क्या होता है, बर्ली में विद्रोह होता है। 1910 में बस्तर में विद्रोह होता है, और इसी सब का जो है कौन कर रहे थे नेतृत्व, तो बिरसा कर रहे थे नेतृत्व। चलिए आगे चलते हैं।
आइए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। बिरसा का जन्म जो है 1870 के दशक में के मध्य में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। इनके पिता गरीब थे। बिरसा बचपन से भेड़ बकरियां चराते थे, बांसुरी बजाते थे, स्थानीय अखाड़ा में नाचते गाते बीतता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बेहोंडा के आसपास के जंगलों में हुआ करती थी। थोड़ा सा इमेज बनाइए, पढ़िए नहीं, पढ़िएगा तो समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। हमेशा याद रखना, जिंदगी के अंतिम सांस तक मैं बोलूंगा, मैं कभी किसी को पढ़ाता नहीं हूं, मैं आपको सिखाता हूं। मैं सिखाने के लिए आपके साथ आया हूं, पढ़ाने के लिए तो खुद पढ़ लीजिएगा, मेरी क्या जरूरत है, मैं सिखा रहा हूं। तो अब थोड़ा सा फील कीजिए कि कैसा होगा माहौल। पूरी तरीके से जंगल होगा, थोड़ा सा घर होगा जहां पे सामुदायिक भवन बना होगा, वहां पे गाना नाचना, कोई टेंशन नहीं, किसी भी तरीके का कोई चिंता नहीं कि हाँ हमें पास होना है, फेल होना है, पापा से डांट सुनना है, ये करना है, वो करना है, मोबाइल चलाना है, किसी को फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, कहीं पे यूट्यूब पे देखना, कुछ भी नहीं है। जिंदगी पूरी तरीके से बिंदास तरीके से जी रहे, बस फील कीजिए अपने दिमाग के अंदर, तब फिर मजा आएगा आगे की कहानी में। अब जंगलों में इनके बीत रही पूरी तरीके से मस्त वाली जिंदगी चल रही है, क्लियर है, और सच में मस्त वाली जिंदगी है। अब यहां के बाद गरीबी से लाचार बिरसा के पिता का काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। गरीबी इस तरीके से मुंह बाए खड़ी थी कि इनको जो है हर जगह भटकने पे मजबूर कर रही थी। लड़कपन में ही बिरसा के अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी। लड़कपन में ही, ध्यान रखिएगा, लड़कपन में ही या कहें तो बचपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए जो भी मुंडा विद्रोह हुए थे उनकी कहानी ये सुन लिया था बिरसा ने। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदार यानी मुखिया जो होते थे समुदाय के, उनसे विद्रोह का आह्वान करते देखा था, किस तरीके से विद्रोह किया जाता है। बिरसा ने समूह में लोग के ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरीके से आजाद थे। इन्होंने क्या करते थे, बिरसा समुदाय के लोग से ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरीके से आजाद थे, ऐसा कहते थे। सरदार का लोगों का कहना था कि एक बार फिर से उनके समुदाय की परंपरागत अधिकार जो है वो क्या हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे। कौन कह रहा, सरकार कह रहा है, एक बार फिर से परंपरा जो पुराना अधिकार है वो बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाका के मूल निवासियों के वंशज माने जाते थे और अपने जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उनके अपना साम्राज्य वापस पाना है। मतलब क्या, बिरसा बचपन से ही जो भी भविष्य में मुंडा विद्रोह हुआ था उसकी कहानी पढ़ चुके थे और उन्होंने ये कहा था अगर सच में स्वर्णयुग लाना है तो दीकुओं को बाहर का रास्ता दिखाना। और दीकू क्या थे, हर बार मैंने आपको बता चुका हूं दीकू क्या थे। जरा अब मुझे फिर से कमेंट कीजिए, जितनी बातें बोलता हूं सारा क्वेश्चन लिखिए और सारे पे कमेंट कीजिए। दीकू कौन थे वो बताइए। इनको क्या है, किसी भी हालत में बाहर निकालना है और अपने साम्राज्य को वापस लाना, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं कि समुदाय में फिर से परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएगा। अधिकार बहाल नहीं होगा, कि इनको अब लस लग चुकी है आमदनी की हम लोगों से, हम लोगों का उत्पीड़न से इनको फायदा होता है, तो अब किसी भी हालत में हमें परंपरागत अधिकार नहीं देने वाले ये हैं। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी हालत से इन दुखियों से लड़ना होगा, अपना साम्राज्य पाना ही पाना होगा। यही कहानी चल रही है पूरी तरीके से बिरसा का। अब आगे बिरसा स्थानीय मशीनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मशीनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। उन्होंने यहां सुन लिया कि जो मुंडा समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, वो स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। जो भी अधिकार उसने खो दिया है फिर से वो पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं, अपने खराब आदतें छोड़ दें। और ऐसा हो सकता है तो बाद में बिरसा ने जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। उसके बाद धीरे धीरे जो है अपने वैष्णव धर्म के साथ कुछ समय बिताया। उसने जनेऊ धारण किया और शुद्धता के साथ में जोर देने लगा। अब यहां के बाद देखिए कहानी क्या हो रही है। धीरे धीरे मशीनरी स्कूल में जाना शुरू हो गया और वहां ये देखा कि मुंडा ने ये सुना कि मुंडा अगर चाह ले तो स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर ले। कैसे मैं बोलता हूं, आप कभी सुनते हैं मेरी मोटिवेशनल वीडियो? मैं क्या बोलता हूं कि एसडीएम बनना बच्चों का खेल है और सच में है। लेकिन जिसने इस बात को रियलाइज कर लिया, जो लड़के और लड़कियां, जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, इस बात को रियलाइज अंदर कर लिया, सच में यार सुजीत सर बोलते हैं तो जरूर कोई बात होगा तभी ये बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी कोई बोल सकता है। और इस बात को फील कर लिया कि सच में बच्चों का खेल है, तो वो आज न कल रिजल्ट लाके दिखा देगा दुनिया को, फर्स्ट डिजिट में रैंक लाकर जमाने को दिखाएगा। लेकिन जो ये कह लिया अरे ऐसे बकवास है, तो जिंदगी भर उसे गुलाम बनना होगा। उसे इस दुनिया में कौन उठा सकता है? वो खुद ना अपने आप को उठा सकता है, दुनिया क्या खाक उठाएगी उसे? सेम कहानी यहां भी है कि अब उनके दिमाग में आ गया कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अगर वो तब
अगर वो तब जब सारी बुराइयां दूर कर ले, ध्यान रखिएगा, सारी बुराइयां दूर कर ले, सारी आदतें जो खराब आते हैं उसको दूर कर ले, उसके बाद वो वैष्णव धर्म का प्रचार करना शुरू करता है। वही बात तो मैं भी बोलता हूं, एसडीएम बनना बच्चों का खेल है, लेकिन तब जब टाइम टू टाइम आपको सूर्य ना जगाए बल्कि आप सूर्य को जगाओ, यानी कि सुबह उठना शुरू करो, दिल से पढ़ो, आत्मा से पढ़ो, जान झोंक दो। अगर सुसाइड ही करना है ना तो पढ़ के सुसाइड करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ जब करना तो। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, कमाल का रिजल्ट आएगा। हम भी तो वही बोलते हैं, हम कौन सा बात बोलते हैं, स्टार मार्क तो हम भी देते हैं नोट में कि जो भी चीजें हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी आदतें हैं, वो सारी दूर करो, तभी जाके एसडीएम की कुर्सी पे बैठोगे, तभी आपका डिजर्व करोगे एसडीएम की कुर्सी पे। वरना तो ख्वाब देखने से तो कुछ ना हासिल होता है, ख्वाब देने से भगवान ना हासिल हो रहे हैं लोगों को, और ये एसडीएम क्या खाक होगा हासिल। इसलिए थोड़ी सी अकल लगाना। अब यहां पे आगे की कहानी चलेगा। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनमें से कुछ काफी गहरे और प्रभावित थे। उनसे जो है बिरसा काफी गहरे और प्रभावित हुए। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था कि किसी भी हालत में जो है आदिवासी समाज को हमें क्या करना है, सुधारना है। किसी भी हालत में आदिवासी समाज को सुधारना है। उन्होंने मुंडा का आह्वान किया और वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन और जादू टोना पर विश्वास ना करें। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मशीनरियों, हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर को मानते थे, मुंडा की जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। कहने का मतलब उसके बाद इन्होंने अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारक के संपर्क में आए उन पे गहरा प्रभाव पड़ा इनको। उसके बाद इन्होंने मुंडा से आह्वान किया, जो भी समुदाय के लोग थे, कि शराब पीना छोड़ दो, गांव को साफ कर रखना शुरू कर दो, डायन जादू टोना पे विश्वास मत करो। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मशीनरी और हिंदू जमींदार भी लगातार विरोध किया, और लगातार विरोध इन्होंने किया। मशीनरी जो भी थे और साथ साथ में हिंदू जमींदार, इन्होंने लगातार विरोध करना शुरू किया और उन्हें बाहर मानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, ये ऐसा मानते थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया और वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। अपने पुनर्जीवित संकल्प लेना होगा। जो अतीत आपका था उसके लिए संकल्प लो। मतलब क्या, जो आपका 2 साल 3 साल बीत चुका है लेकिन अभी सक्सेस नहीं मिली है, आज अभी इसी वक्त इस वीडियो को सुनने के बाद संकल्प लो कि एनी हाउ कुछ भी हो जाए, जमाना कुछ से कुछ बदल जाए, जिंदगी रहे या चली जाए, लेकिन 2021 में एसडीएम की कुर्सी पे बैठूंगी तो बैठूंगी। जिसको जो उखाड़ना है ना, उखाड़ के दिखा दे। बस बैठना है तो बैठना है। इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। इस बार बाजी मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा डिजर्व करती हूं एसडीएम की कुर्सी पे। जितने लोग हैं हमसे सारे के सारे पीछे हैं, मैं सबसे आगे हूं। तो कुर्सी मेरे हक की बात है और मैं कुर्सी लेने के लिए इस जमाने में कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। तो ये चीजें जो है अंदर से क्या हो, संकल्प लेना होगा। जब आप संकल्प लीजिएगा तो आपका रूह कपेगा, आपको लगेगा यार सच में करना पड़ेगा। और करना बच्चों का खेल है, बस शुरू तो कर दो एक बार। इसी तरीके से संकल्प। और अतीत में एक स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे, जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, उसके साथ साथ कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। यह जो है काल्पनिक युग में मुंडा और अपने बिरादरों रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। बिरसा यही चाहते थे कि हमारा जो है समय पूरी तरीके से स्वर्ण युग, सतयुग है, उसकी चर्चा करते थे। उस टाइम से हमारे जो अतीत थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कभी भी किसी तरीके का किसी को सताया नहीं, किसी का खून नहीं बहाया, किसी तरीके से किसी को परेशानी नहीं दिया। हम भी ईमानदारी के साथ जिएंगे। बिरसा चाहते थे कि अपनी जमीन पर खेती करें, ना कि आपको घुमंतू की तरह खेती किया जाए। अब आगे, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज्यादा परेशानी थी। अब जिस तरीके से बिरसा का जो रंग बढ़ते जा रहा था, लोग पीछे कारवां बढ़ते जा रहे थे, तो इस राजनीतिक उद्देश्य से जो है अंग्रेज बहुत परेशानी थी। यह आंदोलन मशीनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार से बाहर निकलकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। किसी भी हालत में इन सब लोगों से, चाहे वो मशीनरी हो, महाजन हो, हिंदू भूस्वामित्व हो, सरकार से बाहर निकलकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित किसी भी हालत में करना है तो करना है। यह आंदोलन उन्हीं ताकतों को मुंडा की सारी समस्याएं और नष्ट का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां
और अपनी परंपरागत जो भूमि की व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मशीनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की क्या करते थे, आलोचना करते थे। अब देखिए, समझिए, जिस तरीके से अंग्रेज क्या है, इनको दबाना शुरू कर दिए थे। जो भी हिंदू भूस्वामी थे, महाजन थे, इनका जमीन छीनना शुरू कर दिया। जमीन छीनना इसलिए शुरू कर दिया कि इनको जो है पैसा देते थे और ये लगान के रूप में, ब्याज के रूप में कम देते थे और इसकी वजह से इनके खेत जो है छीनना ये शुरू कर दिए। और रही सही कसर जो मशीनरी थे, वो क्या करते थे, अपने धर्म, अपनी संस्कृति की बात करते थे और इनकी जो परंपरागत संस्कृति थी उसकी आलोचना करते थे, जिससे लोग को जो है कहीं ना कहीं मुंडा का जो धर्म संस्कृति है उसके बारे में लोग बुरा समझे। अब जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज की सख्ती से कार्रवाई करने का फैसला लिया। अब आंदोलन जो है बस से बाहर हो चुका था। अंग्रेज को अब लग गया कि अगर इस वक्त ना दबाया जाए तो शायद हमें इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ जाएगा। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लेता है। युद्ध होता है, युद्ध में 1895 में बिरसा को जो है गिरफ्तार कर लिया था। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई जाती है। ये पूरा डिटेल अभी नहीं है, डिटेल क्योंकि ये अभी आप पढ़ रहे हैं 8th क्लास का। जब हम आगे पढ़ाएंगे, जब ऑप्शनल पेपर भी पढ़ाएंगे, जब ऑथेंटिक बुक भी पढ़ाएंगे, अभी यही नहीं रुकने वाले हैं कि एनसीईआरटी से खत्म कर देंगे। एक आपको ऑथेंटिक बुक पढ़ाएंगे या मोस्ट प्रोबेबली है राजी बहीर साहब की बुक जरूर आपको पढ़ाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं, और अपनी नोट्स भी पढ़ाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा आपके लिए, लेकिन फाइनली रिजल्ट चाहिए। अब आगे की बात, इन्हीं क्या होता है, दंगा फसाद के लिए 2 साल की सजा सुनाई जाती है। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा का समर्थन जुटाते हुए गांव गांव घूमने लगे। 2 साल के लिए इन्हें क्या किया जाता, गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इनका जो है कद बढ़ते जा रहा था और अंग्रेजों के लिए परेशानी बढ़ रही थी। तो 1895 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और 2 साल के लिए दंगे फसाद के लिए सजा सुना दिए जाते हैं। बिरसा जब निकलते हैं तो गांव गांव घूमने लगता है। 1897 में इन्हें बाहर निकाला जाता, 97 में अब ये गांव गांव घूमना शुरू करते हैं। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक की भाषा का इस्तेमाल किया। जो प्रतीक है परंपरागत उसका यूज किया। वे आह्वान कर रहे थे उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि द्विकुओं और यूरोपियों, द्विकुओं मतलब क्या है, जो गैर आदिवासी थे, चाहे वो महाजन हो, चाहे हिंदू भूस्वामी हो, चाहे वो सूदखोर हो, चाहे वो मशीनरी हो, और यूरोपीय मतलब अंग्रेज हो, इन सब, जिसको रावण कहा जाता था, रावण ने तबाह कर दे। अब बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीक निशाना बनाने लगे। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि किसी भी हालत में दिकू की आर की पार की लड़ाई होगी, यूरोपीय सत्ता की उखाड़ के फेंकना है। इन्होंने थाने और चर्चों पर हमला करना शुरू कर दिए। महाजनों जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोलना शुरू कर दिए। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। याद रखिएगा, बिरसा का राज का जो प्रतीक था वो क्या था, तो सफेद झंडा था। अब इन्होंने क्या किया, हमला शुरू हो चुका था, युद्ध शुरू हो गई है, जमींदारों की संपत्ति पर धावा शुरू हो गया था। सन 1900 में बिरसा को हैजा से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 3 साल के दरमियान ही 1900 में बिरसा इस दुनिया से चले जाते हैं और सदा सदा के लिए आज भी झारखंड में इन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था तो इसका अलग का टाइमिंग जो दिया गया था इन्हीं के जन्मदिन पे दिया गया था, मुंडा के ही जन्मदिन पे, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, आंदोलन ठप पड़ जाता है, स्थिति फिर से भयावह होना शुरू हो जाती है। और यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लाने पे मजबूर कर दिया जिनके जरिए दिकू लोग आदिवासी की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। और आज भी है, आज भी अगर आप चाहिएगा कि झारखंड में जाके जमीन खरीद लें तो संभव नहीं है, नहीं संभव है। चाहे दिकू बेचे, चाहे आदिवासी बेचे भी, फिर भी आप नहीं खरीद सकते। इसमें बहुत सारे लॉ है, कानून है, इस बात को ध्यान से आप समझ लीजिए एक बार। उसके बाद सरकार को जो है मजबूर रूप से कानून लाना पड़ा और इसने क्या किया, ऐसा कानून लाके मजबूर कर दिया कि दिकू लोग आदिवासी की जमीन आसानी से नहीं कब्जा कर सकते। और दूसरा, इसने एक बार फिर से जता दिया कि अन्याय और विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने से आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खासे अंदाज में, अपने खास रस्म में और संघर्ष का प्रतीक के जरिए यह काम का अंजाम दिया था। और इसका रही सही कसर फिर भी अंग्रेजों ने नहीं माना तो 1857 की क्रांति में आर के पार की लड़ाई कर दिए थे। और तब अंग्रेजों ने समझ चुका था कि अब स्थिति जो है हाथ से बाहर हो गई। और इसी वक्त जब गांधी का आगमन होता है तब तो तय हो जाता है कि अब या तो करो या फिर मरो, लेकिन भारत को छोड़ो। बस एक लाइन का आंसर था और हुआ भी वही कहानी। जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो आज की पूरी कहानी यहीं तक थी। हमने कोशिश किया, जो भी कर सकता हूं आपके लिए करता हूं, बस यही सोच के कि इस लॉकडाउन में आप लॉक मत रहिए, बल्कि पूरी तरीके से बिंदास होकर अपनी जिंदगी को जिए, पढ़िए, ताकि अगर सब कुछ स्थिति सही हो जाए और फॉर्म आए तो आपका रिजल्ट
होना ही चाहिए। दुनिया में किसी का हो या ना हो, इनक्रेडिबल परिवार का हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट होना चाहिए। और ये तब होगा जब आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ लगे रहेंगे। जो मैं बोलूंगा वो करने के लिए एकदम तैयार रहिएगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब आप कमेंट देते हैं ना, तो समय को मैं चुरा लेता हूं, आपको अंदाज भी नहीं होगा। चुरा लेता हूं, लेकिन आपके कमेंट के थ्रू ही, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी कुछ चाहिए। जैसे आपको एनसीईआरटी मिलता तो मजा आता, वैसे ही आपका कमेंट जब मिलता तब मुझे मजा आता है। तो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, और जवाब भी दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा। और हो सके तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे लिए इतना तो कम से कम कर दीजिए, अगर मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो। और ये मैं आपसे डिजर्व करता हूँ। और ये कुछ भी नहीं, सिर्फ उंगली पे बटन क्लिक करना है, और ये वीडियो खुद ऑलरेडी न जाने कितने ग्रुप में जा सकता है, लेकिन आपके क्लिक करने के बाद ही। थैंक यू, नमस्कार।